गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी सार संग्रह के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, जिसमें हम लोग इसका पार्ट 1 वीडियो ला चुके हैं और आज इनका ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं इसको कंप्लीट करवाएंगे। तो एनसीईआरटी सार संग्रह में मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग 2 वीडियो में करेंगे। पहला वीडियो आ चुका है, जो भी इसको नहीं देखे हैं उनको देख लीजिएगा। और आज हम लोग महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन से आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उनको देखेंगे और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इससे पहले जो नहीं देखे वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे बहुत सारे जो है टॉपिक को कवर करवाया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग आज इससे आगे देखते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। तो चलिए हम लोग पहले महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ है नाम मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से। तो विवाह कब हुआ? 1883 में। और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पुत्र हीरालाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। मीराबेन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम था और इसका वास्तविक नाम जो है मैडलिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड प्रस्थान 1888 में मुंबई से। तो कानून की पढ़ाई के लिए 1888 में मुंबई से इंग्लैंड गए। कानून बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। दक्षिणी अफ्रीका से नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की है दक्षिण अफ्रीका में? 1894 में। और अब्दुल्ला के मुकदमा के दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं? 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलू अबवार पदक से इसे मिला है 1899 में। केसरी हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को। तो केसरी हिंद की उपाधि जैसे 9 जनवरी 1915 को प्रदान किया गया है। ये कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय। कांग्रेस अधिवेशन का प्रथम बार शामिल 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में ही कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। तो डरबन में दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किया गया था। और नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया था। और कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जीवन में पहली बार जेल गए, तब प्रथम जेल अनुभव 1908 में। तो प्रथम जेल अनुभव कब रहा है? 1908 में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब तक रहे? 21 वर्ष तक वो वहाँ सक्रिय रहे। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को। तो गए थे कब? 1893 में। लौटे कब है? 9 जनवरी 1915 को। तो वो जो है 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय रहे। सरस्वती आश्रम की स्थापना 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 बेलगांव कर्नाटक। एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं बेलगांव कर्नाटक के महात्मा गांधी, जिसकी अध्यक्षता 1924 में की थी। आत्मकथा महात्मा गांधी के है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में। सिद्धांत सत्य एवं अहिंसा। तो महात्मा गांधी का सिद्धांत था सत्य एवं अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 में। प्रमुख पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज 1909 में। गीता माता, सप्त महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। तो सप्त महाव्रत जो है इसमें गांधी जी जो है वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया है। और सुनो विद्यार्थी, ये प्रमुख पुस्तक है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रमुख समाचार पत्र, इसमें है द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट से। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका में। और यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932। तो ये सब प्रमुख समाचार पत्र है महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित किया जाता था। चलिए महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ, तो हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। तो इसमें है उपाधि और संबोधन कर्ता का समय। तो केसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया था। भर्ती करने वाला सार्जन प्रथम युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। और कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा था। सेवाग्राम का संत आश्रम के तिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आधुनिक युग के अजात शत्रु कौन के हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मलंग बाबा कवालियों द्वारा। बापू
CF एंड्रू जवाहरलाल नेहरू द्वारा देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये सब महात्मा गांधी की उपाधि है और ये संबोधनकर्ता और उसका समय है। तो मलम बाबा कवालियों द्वारा कहा गया, बापू CF एंड्रू जवाहरलाल नेहरू द्वारा देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल द्वारा, भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय द्वारा। तो ये महात्मा गांधी की उपाधि है। वैकोम सत्याग्रह वर्ष 1924-25 अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। तो वैकोम सत्याग्रह जो है 1924-25 में अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध जो है त्रावणकोर केरल में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो ये आए थे 1915 में। कब? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा गांधी के तौर पर संबोधित किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा के तौर पर संबोधन किया था। कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, इसे दीनबंधु कहा जाता है। ये महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। फ्रिक्स फोरम की कहाँ स्थित है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के नदी के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेस तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देता है? तो जमनालाल बजाज का ये परिचय है। ये भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी थे। तो ये जमनालाल बजाज के बारे में कहा गया है। यहाँ है महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। तो प्रथम किसान सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था। और अहमदाबाद आंदोलन में महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल किए थे। खेरा सत्याग्रह 1918 प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह। तो प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कौन सा है? खेरा सत्याग्रह। इसे प्रथम प्रत्यक्ष सत्याग्रह भी कहा जाता है, प्रत्यक्ष किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919 प्रथम असहयोग आंदोलन के व्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन के व्यक्ति। तो असहयोग आंदोलन 1920 को प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था 1930 में। नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 गांधी जी का करो या मरो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 जो है दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरा सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं। आश्रम, स्थान और स्थापना। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1904 में स्थापना। टॉरेस्टा फार्म जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद में 1915 में। सत्याग्रह आश्रम कोचरब अहमदाबाद 1915 में। अनासक्ति आश्रम कोसानी उत्तराखंड 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। तो सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में और अनासक्ति आश्रम कसोनी उत्तराखंड 1929 में। और सत्याग्रह और साबरमती आश्रम 1915 में। टॉरेस्टा फार्म 1910 में और फिनिक्स फार्म 1904 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। और किसका अध्यक्षता किए थे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन के। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का है विदेशी वस्त्रों का बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है।
वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो 1915 में महात्मा गांधी लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। वहाँ इनकी मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी और जिन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण के किसान के दुर्दशा के बारे में बताया और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए और वहाँ जो है पहला सत्याग्रह अपना किए थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो ये है इंडियन ओपिनियन। तो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया गया था। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है जॉन रस्किन। तो अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जो है महात्मा गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसान की समस्या समाधान हेतु तो गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। तो हम लोग आगे बताएं आपको, जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में जो है बिहार के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, वो शामिल थे। उन्होंने चंपारण किसान की समस्या समाधान हेतु तो गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था और इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने। तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। तो पुणे की यरवदा स्थित आगा खां पैलेस जो यहाँ सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां के द्वारा 1892 में बनवाया गया था और यह महात्मा गांधी को जो है यरवदा जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था अंग्रेजों द्वारा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम लोग अब देखते हैं रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें सबसे पहले है ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाए गए रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन। तो रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारियों का दमन। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 से पारित विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। तो 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इसका उद्देश्य जो था क्रांतिकारी को कुचलना था और मार्च 1919 में ये पारित किया गया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे जेम्स फोर्ड। तो जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत के वायसराय जेम्स फोर्ड थे। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील बिना अपील बिना दलील का नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को बिना अपील बिना दलील और बिना अपील के कानून के नाम से जाना जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो रोलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद। तो रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का जो है सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट। जालियांवाला बाग नरसंहार से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रोलेट एक्ट का पारित होना। और इसी रोलेट एक्ट के तहत जो है दो नेता सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था जिसके जो है विरोध में जालियांवाला बाग में जो एक सभा किया जा रहा था और वहीं पे जो गोली चलाई गई थी उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। तो पंजाब में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के गिरफ्तार के विरोध में जो है एक शांतिपूर्ण सभा किया जा रहा था और उस पर जो है जनरल ओडायर के द्वारा गोली चलाई गई थी। तो चलिए इसको देखते हैं। रोलेट एक्ट के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल
की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी गई। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता किसने इस्तीफा दे दिया था? तो के शंकर नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और कांग्रेस द्वारा जो है मदन मोहन मालवीय कमेटी का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला? तो उधम सिंह जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेवार जनरल डायर को 1940 में जो है जाके मार डाला था। चलिए नेक्स्ट है, कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति के अंश सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी और M.R. जयकर। तो ये कांग्रेस द्वारा जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी और इसे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सी.आर. दास, बदरुद्दीन तैयबजी जो है अन्य सदस्य थे। यहाँ है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना। तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटना को। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? A.O. होम के द्वारा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। 1905 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट। 1912 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचित हुआ और इसे ही पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट भी कहा जाता है। चलिए 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान और लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और वहाँ पूर्ण स्वतंत्रता का जो है आह्वान किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाने का जो है बात कही गई थी। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल की शक्तियों में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का आह्वान। 1942 व 1946 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्तों को तय करने में कैबिनेट मिशन असफल। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। तो ये जो है प्रमुख घटना है। यहाँ हंटर कमीशन का रिपोर्ट, जालियांवाला बाग से गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी है। तो हंटर आयोग की रिपोर्ट जो है उसको गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी है। तो उसमें कहा गया है जो 300 कुछ आदमी की जो है वहाँ पे जलियांवाला बाग में मृत्यु हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वहाँ लोगों की मृत्यु हुई है और उसमें कम करके बताया गया है, इसलिए इसे सरकारी लिपापोती कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। अब हम लोग देखेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इसमें भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तो भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त करना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। तो 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। तो 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान जो है खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो है अनुरोध किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? वर्ष 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो सी.आर. दास ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। तो स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया है असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वर्ष 1921-22 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा? यह निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने।
तो विदेशी वस्त्रों को जलाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था ये निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिलों में हुई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदौली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशन और राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये हम लोग असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन देख लिए। तो अभी हम लोग जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी का परिचय टॉपिक को देख लिए हैं। और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। वैसे ये हम लोग जो है रिवीजन करवा रहे हैं, इसका टॉपिक वाइज वीडियो जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक दिन में एक टॉपिक कवर करवाया गया है। और वो जो है एक 10 से 15 मिनट का वीडियो है, एक टॉपिक अच्छे से करवाया गया है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। और ये एक रिवीजन क्लास है जो एक क्लास में पूरा करवाया जाएगा, इसलिए इसे फास्ट करवाया जा रहा है। जिसको पूरा बढ़िया डिटेल से देखना है वो प्लेलिस्ट बना हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का, आप लोग उसको देख लीजिएगा। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए थे। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग दिया? सी.आर. दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की सफलता के पश्चात हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के सफलता के पश्चात। तो 1922 में असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, और उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? गांधी दास पैक्ट। तो नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, सी.आर. दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। तो 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की द्वारा, और यहीं पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया? तो 1929 में। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दिया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में नेहरू रिपोर्ट को जो है निरस्त कर दिया। और नेहरू रिपोर्ट कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था और यहाँ जो है सार्वजनिक हड़ताल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है साइमन कमीशन। अब हम लोग साइमन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो चलिए, साइमन कमीशन जिसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है, साइमन कमीशन श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वे कहा जाता है, मतलब उसके आधार पर किया गया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों ब्रिटिश थे, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसीलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय के ऊपर सैंडर्स ने लाठीचार्ज जो करवा दिया और वहाँ वो घायल हुए और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? लाला लाजपत राय को। तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बर्किनहेड ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो साइमन कमीशन का समर्थन भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? बर्किनहेड के द्वारा।
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में जो है नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में। तो हम लोग अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया, तो लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो दांडी गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायी के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इसी यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन का नेता के रूप में उनका स्थान कौन लिया, तो अब्बास तैयब जी। तो नमक सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद जो है उसका नेता का स्थान अब्बास तैयब जी के द्वारा लिया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया, ये थे बेब मिलर। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धाबे के समय किस स्थान पर थे, तो यरबदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था अंग्रेज को भारत से बाहर निकालना, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे और प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हुए उसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य जो है करना शुरू कर दिए। किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे। नेक्स्ट है तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की थी। तो तमिलनाडु में राजगोपालाचारी द्वारा जैसे महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की गई थी, ऐसे ही जो है तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की गई थी राजगोपालाचारी के द्वारा। यात्रा का आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था, नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो चंपारण बिहार की। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन में भाग था, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स का विरुद्ध जो है आंदोलन। यहाँ वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है गांधी एवं समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो हम लोग देखेंगे गांधी एवं समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी एवं समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। गांधी एवं समझौता में किस आंदोलन का स्थान किया जाना प्रस्तावित था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन जो है किया जाना प्रस्तावित था गांधी एवं समझौता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपुताना नामक जलयान से गए थे और वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो महात्मा गांधी एस राजपुताना जहाज से गए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस भारतीय नेता ने भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली ने। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था, तो केटी पाल ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाई का प्रतिनिधित्व केटी पाल के द्वारा किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अदनक फकीर कहा था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने अदनक फकीर कहा था।
यहाँ सम्मेलन और वर्ष दिया हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधि मुद्दे पर असफल रहा। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूप किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते को हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। तो इरविन तथा गांधी को दो महात्मा सरोजिनी नायडू द्वारा कहा गया था। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में। तो गांधी इरविन समझौते को कराची अधिवेशन 1931 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें है सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ये। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया था। तो ये अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचाट जो है का घोषणा किया गया था। महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? सांप्रदायिक पंचाट के समय। ये महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन किया गया था सांप्रदायिक पंचाट के दौरान। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित था? तो दलित वर्ग से। पूना पैक्ट दलित वर्ग से संबंधित था। बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता। तो बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के मध्य पूना समझौता हुआ था। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो 71 व 148। महात्मा गांधी ने क्षणिक भूत की बातें दूर उठाते लेकिन अस्थिर नहीं, यह कथन बी आर अम्बेडकर का था। 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी। बाद में इसका नाम हरिजन संघ सेवक कर दिया गया। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था का गठन किया था? हरिजन सेवक संघ का। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदाय के समर्थन हरिजन शब्द का किसने संबोधित किया था? तो महात्मा गांधी ने दलित समुदाय के लिए हरिजन शब्द दिया था। यहाँ है विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। तो विंस्टन चर्चिल भी जो है गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था और अनेक ब्रिटिश नेता ने इनका विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तब हम लोग देखेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। तो चलिए इसको देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो 1937 में। वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम तथा यूनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया था। तो 1937 में के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या 5 थी और 8 प्रांत में जो है कांग्रेस अपना सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार बनाई थी। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस से कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक। तो 1937 के चुनाव के बाद 28 माह तक कांग्रेस जो है शासन किया था। वर्ष 1938 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीताराम मैया को पराजित किया? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जब ये 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए तो इसकी अध्यक्षता फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड ललितगुण ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग
प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1939 का नाम दिया गया। तो निम्नलिखितों के द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था और इसे अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया गया। यहाँ है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी RSP, इसके बारे में देखते हैं। इसके संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना 19 मार्च 1940 को बंगाल में हुआ था। उद्देश्य था अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। तो ये क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में दिया गया है। यहाँ दिया हुआ है 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। तो कहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो असम का मोहम्मद सादुल्ला, बिहार का श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल का फजलुल हक, उड़ीसा का BN दास, उत्तर पश्चिम प्रांत का डॉक्टर खान साहब, संयुक्त प्रांत का गोविंद बल्लभ पंत, मध्य प्रांत का NV खरे, मुंबई का BG खरे, मद्रास का सिराज गोपालचारी, सिंध का अल्लाह बख्श और पंजाब का सिकंदर हयात खां। नेक्स्ट है वर्ष 1934 से पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1937 में के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? रफी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नारायण देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में, वर्ष 1934 में। नेक्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। स्थापना 3 मई 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष के लिए पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अंश सदस्य देवव्रत विश्वास, महासचिव विशंबर दयाल त्रिपाठी, राष्ट्रीय महामंत्री तथा स्वामी सहजानंद। तो ये सब फॉरवर्ड ब्लॉक के अंश सदस्य थे। नेक्स्ट है वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव विधानसभा में कुल 1585 सीट में से कांग्रेस को 700 सीट प्राप्त हुई थी। तो कांग्रेस को 707 सीट मिली थी 1585 में से। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो हम लोग देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेनलिथगो। वायसराय लॉरेनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध के भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया? 17 अक्टूबर 1939 को। प्रांतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत की विश्व युद्ध में शामिल कर लिया जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों से 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। तो लॉरेनलिथगो ने क्या किए? बिना कांग्रेस से पूछे इनको शामिल कर लिया गया विश्व युद्ध में, जिसके कारण कांग्रेस ने अपने जो है सरकार से इस्तीफा दे दिए, जो सरकार 28 माह तक चली थी। कांग्रेस की विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस अथवा धन्यवाद दिवस कब मनाया गया? तो ये जो है 22 दिसंबर 1949 नहीं होगा, जो कांग्रेस द्वारा जो है मुक्ति दिवस मनाया गया था, तो यहाँ हो जाएगा 1939। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। तो कांग्रेस की मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर हम जो है उसका सहयोग करेंगे। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा एकल जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया और 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में की थी। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? 23 मार्च 1943 को। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लॉरेनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार किया गया था।
व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने के मूल उद्देश्य क्या था? अगस्त प्रस्ताव था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो था अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया था विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त को चुना गया था। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। यह कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। तो मोहम्मद इकबाल ने कहा है नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। यहाँ महत्वपूर्ण घटना मुझसे संबंधित गवर्नर जनरल दिया हुआ है। घटना और गवर्नर जनरल। सैमन कमीशन लॉर्ड इरविन के समय में, सांप्रदायिक पंचायत लॉर्ड वेलिंगटन, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो, क्रिप्स मिशन लिनलिथगो, बेबेल योजना लॉर्ड बेबेल, कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबेल, माउंटबेटन योजना लॉर्ड माउंटबेटन और वालकर प्लान लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये घटनाक्रम और गवर्नर जनरल से संबंधित है। यहाँ दिया हुआ है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था और सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? मार्च 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टेटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं को वार्ता हेतु मार्च 1942 में भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिप्स मिशन के प्रावधान। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संविधान की स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को स्वीकार करने के प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने का आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय को एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिससे भारतीय जनता के प्रमुख वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। तो ये क्रिप्स मिशन के प्रावधान थे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया, जबकि करो या मरो का नारा वास्तविक वास्तुकार यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, लेकिन इसका जो है मुख्य वास्तुकार ये यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो लुई फिशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी से। तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, रुना असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, तो उसके दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, रुना असफ अली, जयप्रकाश नारायण जो है रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो चित्तू पांडे के द्वारा जो है बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी है। तो लिनलिथगो के द्वारा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी गई है। यहाँ है महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है। तो महात्मा गांधी द्वारा क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आज़ाद हिंद फौज और बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो हम लोग देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, बेबेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह।
तो पहला है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का विस्तार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। जुलाई 1947 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी? सुभाष चंद्र बोस को। तो 1947 में रास बिहारी बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान सौंपी गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष चंद्र ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया? तो जापान के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण किया गया, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप के नाम से जो है इसका नामकरण किया गया था। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता की इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद चाहिए। और यहीं पे सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस का देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि प्रदान की गई। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई। तो महात्मा गांधी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके द्वारा लाल किला मुकदमा चलाया गया था? आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो है लाल किला मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली चलो के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोधी कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में ये दिया हुआ है। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो लॉर्ड बेवेल के द्वारा। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सीरा वालचाली के द्वारा जो है CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था। भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए बेवेल योजना का प्रस्तुत किया 14 जून 1945 को। बेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने का व्यक्ति कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमा कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति का अध्यक्ष कौन थे? भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो 12 नवंबर 1945 को। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविक ने नक्सलवादी भेदभाव को खराब भोजन के प्रतिवाद हड़ताल कर दी। सैनिक की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा कीजिए। इसलिए नौसैनिक विद्रोह किया गया था। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों के आत्मसमर्पण करते ही कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो ये पटेल और जिन्ना की तरफ से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, और विद्रोही ने कहा हम भारत के आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी साथ भारत का गणतंत्र राष्ट्र बना। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट मिशन और संविधान सभा का अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन अब हम लोग देखेंगे। हम लोग अब संविधान सभा और स्वतंत्रता की तरफ पहुंच रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया? तो कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ब्रिटेन के भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा की गई। इसमें शामिल 2 अंश सदस्य स्टेटफोर्ड क्रिप्स तथा AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा कैबिनेट मिशन का समर्थन किया गया था।
कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान है भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसे ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासत शामिल होंगी, विधानसभा का गठन किया जाएगा जिसे प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासत की प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये कैबिनेट मिशन के प्रावधान थे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। तो कैबिनेट मिशन का जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है स्वीकार करके प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी ने कहाँ थे? तो ये नोआखाली वर्तमान बांग्लादेश में थे। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया था माउंटबेटन के द्वारा। वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है संविधान सभा के गठन का प्रावधान हुआ था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 से संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जिसे प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दलों को स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किससे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक में किसको स्थायी चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय बेवेल के द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 को। यहाँ अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल के बारे में दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। सदस्य और विभाग। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामले में राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। जॉन मथाई को उद्योग आपूर्ति विभाग। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग। C.H. भाभा को कार्य खान बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग। आसफ अली को रेल विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग और लियाकत अली खां को वित्त विभाग जो है दिया गया था। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। तो ये रिकॉर्डेड मुस्लिम पहले हैं जिसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो हम लोग देखेंगे भारत का विभाजन और स्वतंत्रता को। इसमें पहला है 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत किया गया था। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। यह माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान है। पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उसके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिम स्वात प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। तो ये माउंटबेटन योजना का प्रावधान था। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का अध्यक्षता किसने की थी? तो सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। तो भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो भारत विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किए। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी वर्ल्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बालकर प्लान भी कहा जाता है। तो बालकर प्लान माउंटबेटन के द्वारा लाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से माउंटबेटन योजना को जो है स्वीकृत की गई। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान को हम लोग देखते हैं। इसमें है 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया गया। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा।
नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्य का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़े को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल ये थे सी राजगोपालचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? तो महात्मा गांधी ने। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इंकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गया? तो ये MS सुब्बलक्ष्मी द्वारा गाया गया था। जनगण मन तथा इंकलाब द्वारा रचित, इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर को। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को बनाया गया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। तो गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो हम लोग देखेंगे भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1947 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की? क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वायसराय बने? तो लॉर्ड माउंटबेटन को। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, माउंटबेटन योजना के प्रावधान भी देख लिए और 15 अगस्त के प्रावधान भी देख लिए और कांग्रेस का प्रमुख नेता महात्मा, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए। अब आगे का जो टॉपिक है वो है विविध। तो विविध जो है हम दूसरे क्लास में करवा देंगे और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री हमारा ख़त्म होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो जाता है और जो विविध बचा है इसको हम दूसरे क्लास में करवा देंगे। तो इसको 2 पार्ट में हम लोग कर लिए हैं। जो भी पहला पार्ट नहीं देखे उनको देख लीजिएगा और ये दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह हम ज्योग्राफी जो है उसको भी 2 पार्ट में करवा देंगे और सारा सब्जेक्ट जो भी ज्योग्राफी, साइंस, जो भी NCERT सार संग्रह है पूरे बुक को कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। इससे हम भी मोटिवेट होंगे और वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। थैंक यू सो मच।